आज हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के अध्याय सामाजिक प्रक्रियाओं के तहत सहयोग के बारे में। सहयोग सामाजिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और वास्तव में सामाजिक जीवन और अन्य जो संस्थाएं हैं उन सब में यदि सहयोग नहीं हो तो शायद समाज का अस्तित्व ही बना नहीं रहेगा। हम सामूहिक जीवन, समाज या राष्ट्र की कल्पना भी तभी तक कर सकते हैं जब तक उनमें आपस में सहयोग होता है। बिना सहयोग के इन सब के बीच में इन सब के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। वास्तव में हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला भी करके नहीं कर सकता है और बिना सहयोग के वो न तो स्वयं का अस्तित्व बनाए रख पाएगा और न ही वो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। हम जानते हैं कि सहयोग के कारण ही एक बच्चे का परिवार में पालन पोषण होता है, समाजीकरण होता है और समाज का एक प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों की, संस्थाओं की सहयोग की आवश्यकता होती है। ये सहयोग ही है जो व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने और समाज को संगठित बनाए रखने में योगदान देता है। कुछ लोग सहयोग को प्रतिस्पर्धा का अपोजिट मानते हैं, विपरीत मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा में भी सहयोग की आवश्यकता होती है। अ, जैसे हम लोग देखते हैं कि खेल के मैदान में जब दो टीमों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है तो उनमें भी उस खेल को जारी रखने के लिए आपस में सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इनको एक दूसरे का विरोधी नहीं माना जा सकता। हाँ, संघर्ष को कुछ हद तक हम सहयोग का विपरीत या विरोधी मान सकते हैं। वास्तव में सहयोग क्या है? अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से भिन्न-भिन्न तरीके से समझाया है सहयोग को। प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब वो निरंतर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सहयोग कार्य करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सहयोग कहते हैं। वास्तव में किसी समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। फेयरचाइल्ड ने एक और तरीके से कहा है कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को एक साथ करते हैं या संयुक्त करते हैं, तो उसको हम लोग सहयोग कहते हैं। तो वास्तव में सहयोग सामाजिक अंतक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर कार्य करते हैं, तो उसको हम सहयोग कहते हैं। इन सब से स्पष्ट होता है कि सहयोग में कुछ चीजों का, तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना आवश्यक है, एक सामान्य उद्देश्य का होना आवश्यक है, हम की भावना का पाया जाना, सहयोग करने वाले का एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, पारस्परिक सहायता और एक साथ मिलकर काम करने की जो भावना है वो होना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर और संगठित प्रयास करना, ये सहयोग के एलिमेंट्स हैं। वास्तव में सहयोग अनेक संस्थाओं में, समितियों में, संगठनों में, समूहों में अलग-अलग अवसरों पर सहयोग के अपने को भिन्न-भिन्न रूप देखने को मिलते हैं और जीवन के सभी क्षेत्र में कम या अधिक सहयोग की मात्रा हमेशा पाई जाती है, चाहे युद्ध काल ही क्यों नहीं हो, चाहे शांति काल ही क्यों नहीं हो। तो विद्वानों ने सहयोग के विभिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा की है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैकइवन पेज ने सहयोग के दो प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग का अर्थ यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने के
संबंध पाए जाते हैं। शारीरिक रूप से लोग घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं, पास में रहते हैं। जैसे खेल के मैदान में विरोधी टीम को हराने के उद्देश्य से जब किसी टीम के सदस्यों में जो सहयोग पाया जाता है वो प्रत्यक्ष सहयोग है। तो सभी मिलकर कार्य करें तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाएगा। चुनाव में जैसे किसी प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए भी कुछ लोगों द्वारा मिलकर प्रचार करना, कोशिश करना, ये प्रत्यक्ष सहयोग का ही उदाहरण है। अप्रत्यक्ष सहयोग में जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हो तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इसमें उद्देश्य तो समान होता है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विभिन्न कर्मचारियों के बीच में पाए जाने वाला सहयोग है, वो अप्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। यहाँ कर्मचारी के कार्य अलग अलग करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य समान होता है। जैसे एक कार बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ लोग पुर्जे बनाते हैं, कुछ लोग उसकी टायर को असेंबल करते हैं, कुछ लोग पेंट करते हैं, कुछ लोग उसके इंजन को ऑपरेट करते हैं। कार्य अलग अलग करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य ये है कार बनाना। इसको हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। प्रोफेसर ग्रीन ने 3 प्रकार के सहयोगों की चर्चा की है: प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग उनका अर्थ है कि इस प्रकार का सहयोग सामान्यतः प्राथमिक समूहों में पाया जाता है जहाँ घनिष्ठ और आमने सामने के संबंध होते हैं। इसमें व्यक्ति और समूह के स्वार्थ में या हितों में कोई अंतर नहीं होता है। व्यक्ति के हित ही समूह के हित है, समूह के हित ही व्यक्ति के हित है। इसलिए यहाँ पे व्यक्ति समूह के हित की दृष्टि से कार्य करता है, उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ या हित इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, छोटे आदिम और ग्रामीण समुदायों में इस तरह का सहयोग पाया जाता है। द्वितीयक सहयोग, इस प्रकार का सहयोग आधुनिक जटिल समाजों में द्वितीयक समूह में पाया जाता है जहाँ पर औपचारिक सहयोग पाया जाता है और यहाँ पर व्यक्ति समूह कल्याण की दृष्टि से नहीं, वो क्योंकि अपने कुछ स्वार्थ या हितों की पूर्ति उन द्वितीयक समूह के माध्यम से करना चाहता है, इसलिए एक औपचारिक द्वितीयक सहयोग उस समूह को प्रदान करता है। तो आधुनिक जटिल समाजों में द्वितीयक सहयोग पाया जाता है। तृतीयक सहयोग का अर्थ ग्रीन ने ये किया है कि जब कुछ विशेष परिस्थितियां इस तरह की हो जाती है कि दोनों समूह आपस में मिल करके अनुकूलन करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग तृतीयक सहयोग कहते हैं। यानी अपने हितों को ध्यान में रखकर एक समय विशेष की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करते हैं तो उसको हम लोग तृतीयक सहयोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दो दो देश है, वो लंबे समय तक संघर्षरत हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे ने बहुत ही हानि पहुंचाई है और लड़ते लड़ते या संघर्ष करते करते वो थक गए हैं, तो वो एक आपस में व्यवस्थापन कर लेते हैं और कुछ समय के लिए वो संघर्ष करना बंद कर देते हैं। तो ये परिस्थिति के अनुसार है, वो आपस का एक दूसरे का सहयोग है, इसको तृतीयक सहयोग कहा जाता है। उद्गण एवं निम्न को अपने 3 प्रकार के सहयोग होते हैं: सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग। सामान्य सहयोग में उनका कहना है कि सभी लोग एक ही प्रकार का कार्य करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और उनके विचार और उनके व्यवहार उनमें समानता पाई जाती है। जैसे किसी गाड़ी को जो दलदल में फंसी हुई है उसको निकालना है तो सब लोग गाड़ी को निकालने के लिए एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। मित्रवत सहयोग में जब आनंद या सुख की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है तो उसको परिवारजनों, मित्रों, साथियों के साथ में मिलकर जो कार्य किया जाता है उसको मित्रवत सहयोग कहा जाता है। विभेदीकृत सहयोग, डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन में इसमें विभिन्न श्रमों के एकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जब समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो इसे विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। इसमें पारस्परिक सहायता पर जोर दिया जाता है और श्रमदान के आधार पर पाए जाने वाले, जैसे पंचायत का या विद्यालय का भवन बनाया जाना है तो लोग अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि विद्यालय भवन बनाना है। उद्देश्य समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, तो इसको विभेदीकृत हम सहयोग कहते हैं। वास्तव में सहयोग के जो प्रक्रिया हैं या लाभ है या महत्व हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोग का बहुत महत्व है। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक आदि सभी क्षेत्रों में सहयोग है वो
अनिवार्य तत्व है, अन्यथा हमारे समाज अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। सामाजिक जीवन के स्थायित्व का आधार भी यही है। तो वास्तव में सहयोग के बिना समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास है वो संभव नहीं हो पाता है। माता पिता, परिवारजन, पड़ोसी, मित्र, गुरुजन, विद्यार्थी, विद्यालय इत्यादि के द्वारा जो सहयोग के द्वारा सामाजिक किया जाता है, उसी के कारण एक व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। और यदि वो प्रकार्यात्मक सदस्य अ, सहयोग के अभाव के कारण नहीं बनता है, तो वो वास्तव में वैसे ही एक जंगली बालक की तरह होगा, जैसे रामू और कमला थे, जिनके पास में समाज की कोई रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं और यहाँ तक कि बोलना और खाने तक की जो मूलभूत शिक्षा है वो भी उनके पास में नहीं थी। वो एकदम जंगली बालक जैसे थे। तो इस सहयोग के कारण ही एक बच्चा है वो समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। सामूहिकता का विकास या हम की भावना, समूह कल्याण का दृष्टिकोण भी जो है वो सहयोग पर ही निर्भर रखता है। इस संपूर्ण समूह या समाज या राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके अस्तित्व के लिए विभिन्न समूहों में और व्यक्तियों में सहयोग यदि नहीं होता है, तो इनके सामने बड़ी चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न होती है। तो समूह कल्याण, सामाजिक एकता, दृढ़ता और संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से भी सहयोग बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग जानते हैं कि सहयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार सहयोग ही है, क्योंकि आधुनिक जटिल समाजों में कोई भी एक व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता है। इसलिए अलग अलग कार्यों के लिए व्यक्ति को आधुनिक जटिल समाज में अलग अलग लोगों, व्यक्तियों, संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मानव सभ्यता, संस्कृति, विकास के प्रचार प्रसार के लिए भी दृष्टिकोण से भी ये सहयोग है वो अत्यंत ही आवश्यक है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप ही अनेक आविष्कार हो पाते हैं, जो मानव जीवन को सुखी बनाने में योगदान देते हैं। जो ज्ञान, कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वो किसी एक या कुछ व्यक्तियों के परिणामों का प्रयत्नों का परिणाम न होकर के पीढ़ियों के अनेक लोगों के लगातार प्रयत्नों और सहयोग के बीच सहयोग का ही परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की शांति स्थापना के लिए भी सहयोग आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति को स्थापित करने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण संगठन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ही प्रतिफलन है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अन्य राष्ट्रों का भी सहयोग लेता है। अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की सफलता के लिए भी सहयोग आवश्यक है। समाज के किसी भी कार्य को सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सकता, चाहे वो व्यवसाय हो, व्यापार हो, शिक्षण संस्था हो, कारखाने, बाजार, धार्मिक या राजनीतिक संगठन, इन सब में सहयोग ही आवश्यक है। तो यही कारण है कि आदिम से लेकर आधुनिक समाजों तक किसी न किसी रूप में सहयोग अवश्य ही देखने को